हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग करने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर कह सकते हो तुम। एग्जामिनेशन में तो आता था, मैंने दिया था तो भाई भरे पड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगर तुम सेकेंड लेवल एग्जीक्यूटिव की बात करो तो JIGL एक सब्जेक्ट होता है CS एग्जीक्यूटिव में। वहाँ पे भी ये चैप्टर एज इट इज़, यहाँ जितना बात लिखा हुआ वो सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है। एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऑब्वियस सा बात है होगा ही। तो वहाँ भी ये हाई वेटेज का चैप्टर है। एंड साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात, एज ए इंडियन सिटीजन क्या तुम्हें नहीं पता होना चाहिए कि तुम्हारे देश, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको क्या क्या राइट्स दिए हैं। ऑब्वियस सा बात है, हर एक इंसान, हर एक इंडियन सिटीजन को उसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, उसका राइट है भाई। तो आज हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। देखो ये चैप्टर ना डिफिकल्ट नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम पता है इस चैप्टर में क्या है। मॉड्यूल ICSI ने कैसा बनाया है, उन्होंने बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स कुछ मेंशन कर दिए, डिफाइन नहीं किया है उनको, बस मेंशन करके छोड़ दिया है। एंड बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो कि उतने रेलेवेंट भी नहीं है और याद करना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सब चीज़ दे के इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा बल्कि बना दिया है उन्होंने। मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स बनाए, अभी तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। वो कहाँ मिलेंगे तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। एंड एक और बात कि हैंड रिटन नोट्स में मैंने सारे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे ले लिए, बट कुछ छोटे मोटे आर्टिकल्स जो हैं, जो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है, भाई क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। यही अगर थ्योरी बेस्ड होता तो मेरे कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन आने थे, बट क्योंकि थ्योरी बेस्ड नहीं है तो सारे कहीं से भी आ सकते हो। तो एक बार ये पढ़ने के बाद रीडिंग मारना ही होगा तुम्हें, और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी यही करके गया था एग्ज़ाम में, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कॉन्सेप्ट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। एंड बस एग्जामिनेशन से पहले एक दिन पहले मैंने रीडिंग मारा था, एंड एक दो क्वेश्चन आ गए थे जो मैंने आराम से एलिमिनेशन मेथड करके यूज़ कर लिया। नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, आराम से एलिमिनेशन मेथड लो, अपना टाइम लो एंड सॉल्व करो। गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉल्व करके आना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक लीगल फ्रेमवर्क। बेसिक लीगल फ्रेमवर्क क्या मतलब, ये सिंपली बताता है व्हाट टू डू, नॉट टू डू। ये हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंड जो बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है ना, ये सिंपली व्हाट टू डू नॉट टू डू बोलता है। इन शॉर्ट ये बोलता है कि कैसे एक कंट्री को रन करना है, इंडिया जैसे बड़े देश को कैसे रन करना है, कैसे क्या क्या कर सकते हैं रन करने के लिए, क्या क्या नहीं कर सकते रन करने के लिए, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तुम्हें समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे। तो तुम्हें पता होगा हम लोग 200 सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। एंड 1946 में अंग्रेज जाने की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हम ठीक है देश छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर 1946 में ना एक कमेटी बनाया जाता है, और उस कमेटी को काम दिया जाता है कि देश का संविधान बनाओ, कि देश कैसे चलेगा वो संविधान हमें बना कर दो। इस कमेटी के हेड होते हैं भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। वो इस कंपनी बोलता हूँ भाई, कंपनी इतना पढ़ा हूँ कि कंपनी ही मुंह से निकल जाता है। कभी अगर कंपनी निकले तो समझना कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर उनके वो हेड थे, एंड उनको बोला गया, और कमिटी और भी पर्सन्स थे, उनको बोला गया कि एक संविधान देश के लिए बना कर दे दो। भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया, पूरे देश में जितने देश में उस समय संविधान थे उन सबको उन्होंने पढ़ा, समझा, एंड उन सारे से अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए। और उसके बाद फिर ये जाकर इंडिया को सौंप दिया। और 1949 में आई थिंक 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद लेटर 1950 26 जनवरी को ये पूरे इंडिया पर इफ़ेक्टिव हो गया, यानी पूरे इंडिया पर लागू हो गया। तो इसलिए इस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। आई होप तुम्हें हिस्ट्री समझ में आ गया क्या है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है हमेशा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या दिया है वो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जैसे इसको पढ़ने टाइम एकदम तुम्हारे अंदर जोश होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल मनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया
सबसे पहला ये जो लाइन है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमें बता रहा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोग ही हैं वो जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, अपने आप को नीचे दिए गए राइट्स दे रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को हम लोग बनाना चाहते हैं कैसा? सोवरेन। सोवरेन बोले तो इंडिपेंडेंट। क्या हमारा देश इंडिपेंडेंट है? हाँ, हमारा देश इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट बोलते हैं सबका देश। एक कैपिटलिस्ट होता है, उसमें सिर्फ अमीरों को प्रेफर किया जाता है, बोला जाता है वो अमीरों का देश है। लेकिन यहाँ इंडिया कैसा बनाना चाहते हैं हम लोग? सोशलिस्ट, यानी यहाँ अमीर भी रह सके, गरीब भी रह सके, मिडिल क्लास भी रह सके। क्या रहते हैं? हाँ बिल्कुल रहते हैं। सेकुलर, सेकुलर मतलब हर धर्म यहाँ पर रह सकते हैं। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब इंडिया में रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं। लेकिन अगर तुम दूसरे कंट्री जाओ, जैसे कि पाकिस्तान जाओ, तो वो सब इस्लामिक डोमिनेट एरिया है, वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं। हिंदू थे भी तो उनको भाई छोड़ दो, क्या मैं बोलूँ। उसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या हुआ? जहाँ पर इलेक्शन हो। क्या इंडिया में इलेक्शन होता है? भाई हर महीने कहीं ना कहीं इंडिया में इलेक्शन चलते रहते हैं। अभी इधर हाल ही में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो भाई इलेक्शन तो ऐसे चलते रहते हैं। अभी दिल्ली में हुए थे इलेक्शन, तो नॉर्मल है भाई, इलेक्शन तो इंडिया में भाई नॉर्मल है। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है जो कंट्री का हेड होगा ना, वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा। अब हमारे कंट्री का हेड किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को। क्या हमारे कंट्री में सबसे बड़ा पद किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को। क्यों? क्या हमारे प्रेसिडेंट इलेक्टेड पर्सन है? द आंसर इज यस, इलेक्टेड पर्सन है। तो क्या हमारा कंट्री रिपब्लिक है? हाँ रिपब्लिक है। उसके अलावा हर एक सिटीजन को हम लोग सिक्योर करना चाहते हैं। क्या सिक्योर करना चाहते हैं? जस्टिस। क्या हम जस्टिस मांगने कोर्ट जा सकते हैं? कोई भी जा सकता है। दूसरा लिबर्टी। लिबर्टी बोले तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन। क्या यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते खुले आम सरकार को? द आंसर इज यस। बट क्या तुम पाकिस्तान में ये कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया है लिबर्टी का, फ्रीडम ऑफ थॉट्स का, एक्सप्रेशन का। आज मैं यूट्यूब पे आकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। क्या मेरे को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया था लिबर्टी का, थॉट्स का, कि मैं आकर यूट्यूब पे पढ़ा सकता हूँ? मेरे को दिया गया, तब मैंने यहाँ आकर तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया। अगर मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं देता तो शायद मैं तुम्हें आकर नहीं पढ़ा पाता। इक्वालिटी। क्या हमारे इंडिया में इक्वालिटी है? तुम बोलोगे नहीं है भाई, है। अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे, उनको जेल हुआ था लीकर केस में। अगर हमारे देश में इक्वालिटी नहीं होता तो उनको केस होता ही नहीं, क्योंकि वो अमीर पावरफुल इंसान है, एंड गरीब को ही खाली केस होता। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अमीर और गरीब, हाँ कुछ एक्सेप्शन केस हैं, बट वो बात की बात है। मेन ओवरऑल देखो तो यहाँ हमारे देश में इक्वालिटी है। और उसके बाद हमारा देश में प्रमोट करना चाहते हैं क्या? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बोले तो ब्रदरहुड, भाईचारा। हम लोग एक दूसरे का मदद करना चाहिए, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। एंड ये वही बात लिखा है कि नवंबर में इंडिया में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये है हमारा प्रियम्बल, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देना चाह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया और दूसरे को दिया है कि हम दूसरे को जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, फ्रेटर्निटी देंगे, और एक इंडिया को कैसा बनाएंगे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। आई होप कि तुम्हें प्रियम्बल समझ में आ गया हो। अब आते हैं हम अपने नोट्स पे। चलो, नोट्स कहाँ मिलेंगे? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। नोट्स मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ मैंने पहले प्रियम्बल लिखा, बट मैंने फिर सोचा कि भाई प्रियम्बल मॉड्यूल से ही करवाऊँगा, अच्छा लगेगा, तो इसलिए यहाँ मैंने छोड़ दिया। एंड ये एडॉप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब यहाँ एक पॉइंट समझो, और थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उस समय 22 चैप्टर्स थे। जैसे कंपनी में चैप्टर, सेक्शन एंड शेड्यूल होते हैं, उसी तरह यहाँ भी चैप्टर और शेड्यूल होते हैं, बट यहाँ पर सेक्शन की जगह आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल 22 चैप्टर्स थे, आर्टिकल्स 395 थे, एंड शेड्यूल 8 थे। और अभी के टाइम में 25 चैप्टर्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, एंड 12 शेड्यूल्स हैं। बट एक बात यहाँ ध्यान रखना, जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझो यार। अभी तुम लोग ये क्लास करने के बाद गूगल पे जाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन देश का संविधान निकालोगे, एंड उसका लास्ट आर्टिकल जाओगे ना, तो तुमको दिखेगा कि 395 है अभी भी लास्ट आर्टिकल।
तुम बोलोगे कि तुमने तो, मैंने तो बोला कि 448 है, तो यहाँ 395 है, यानी मैंने गलत बताया। तो देखो आर्टिकल बीच में एडिशन और डिलीटेशन हुआ है, बीच में 31AC ऐसा करके उन्होंने ऐड किया है और डिलीट भी किया है बहुत सारे, बट लास्ट आर्टिकल ना 395 अभी भी वही है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, भले हैं रियलिटी में अगर काउंटिंग वाइज देखो तो 448, बट तुम्हें बोलना 395 है, क्योंकि हमेशा से लास्ट आर्टिकल देखा जाता है, पूरा काउंट नहीं किया जाता है, बीच में ऐड हो डिलीट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट जो है बस वही है लास्ट आर्टिकल, उतने ही आर्टिकल्स है। इसी तरह कंपनीज एक्ट में भी देखते हैं 470 सेक्शन देखोगे तो तुम लास्ट सेक्शन 470 ही है, भले ही ऐड एंड डिलीट हो जाए बीच में, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, लास्ट सेक्शन देखेंगे जो है बस उतना ही सेक्शन आर्टिकल माना जाता है। ये तुम्हें मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, एंड जाकर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन देखना भाई, प्रैक्टिकली समझो याद रहेगा। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होते हैं, कहाँ मैं बताऊँ, चलो यही बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ना दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फेडरल और एक होते हैं यूनिटरी। फेडरल क्या हुआ है, फेडरल जहाँ पर पावर डिवाइड होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए, लोकल अथॉरिटीज़ के पास भी पावर होना चाहिए, तो वहाँ पावर डिवाइड होता है। यहाँ ना पावर सेंट्रलाइज रहता है, यहाँ पावर सेंट्रलाइज रहता है, पता नहीं भाई पेन क्यों नहीं काम कर रहा, यहाँ पावर सेंट्रलाइज रहता है, यानी पावर एक के पास रहता है, जैसे कि चाइना। क्या चाइना में स्टेट गवर्नमेंट होते हैं भाई, कोई काम के नहीं होते, होते हैं बट कोई काम के नहीं होते, मेन पावर किसके पास है, चाइना के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट क्या इंडिया में पावर सिर्फ मोदी जी के पास है, नहीं, क्या इंडिया में हर स्टेट के अपने अपने लॉ बनाते हैं, बिल्कुल। एक बात और ध्यान रखना, यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप होता है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी पूरे देश का एक ही सिटीजनशिप होगा जो कंट्री के नाम पे होगा, ठीक है। बट फेडरल में ना एक बात ध्यान रखना कि यहाँ डुअल सिटीजनशिप होता है, यानी एक स्टेट का अलग सिटीजनशिप होता है एंड फिर कंट्री का एक अलग सिटीजनशिप होता है, जैसे कि अमेरिका में। तो हमारा देश कैसा है, क्वेश्चन आता है हमारा देश कैसा है, तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि भाई हमारे देश में पावर डिवाइड तो है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, पावर डिवाइड है, बट हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप तो नहीं है। हम लोग में तो एक ही, क्या बिहार का अलग सिटीजनशिप होता है, बंगाल का अलग होता है, यूपी का अलग होता है, दिल्ली का अलग होता है, ऐसा तो नहीं होता है, एक सिटीजनशिप होता है, वी आर द इंडियन सिटीजन। तो यहाँ है तो सिंगल सिटीजन, यानी थोड़े फीचर्स इसके हैं थोड़े इसके हैं, तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमारा देश क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश के पास या यूनिटरी। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था हिस्ट्री जब मैं बता रहा था कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उनके अच्छे अच्छे फीचर्स अपने में इंक्लूड कर लिए थे। इसी तरह उन्होंने थोड़े सेंट्रलाइज से इंक्लूड किए एंड थोड़े फेडरल से इंक्लूड किए, ठीक है। एंड हमारे देश को एक कैसा बना दिया, क्वाजी फेडरल बना दिया, यानी पूरा फेडरल नहीं है, क्वाजी फेडरल है, थोड़े फीचर्स यूनिटरी से भी उठा लिए एंड थोड़े क्वाजी फेडरल कंट्री से उठा लिए, इसलिए हमारा देश एक तरह से मिक्स बन गया, क्वाजी फेडरल। अब हमारे देश में ना कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स मिले, ऑब्वियस सा बात है, सब हमेशा पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स, तो हमारे देश को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, और वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, देखो एक मिनट पीछे आता हूँ, मॉड्यूल से एक बार दिखाता हूँ। हमारे देश में कुछ हमें फंडामेंटल, यार क्या मजाक है, ये हो जा, एंड ये सब अगर तुम पढ़ोगे कुछ नहीं है भाई, वही अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड घुसा था, बस तुमको ये सब भाई एक बार देखना, जैसे यहाँ पे वर्ड सोशलिस्ट ऐड कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। तो तुम्हें ये क्या एक बार बस पढ़ लेना है, दिमाग में रहा तो आंसर करना है, नहीं रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हो भाई। फिर फेडरल एंड यूनिटरी मैंने बता दिया, उनके फीचर्स वगैरह होंगे। अब फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं, देखो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। और किस में मिले, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक, फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24,
फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। मैं सारे समझाऊंगा, बस आराम से 2-3 बात जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। ये सारे राइट हमें मिले, किसे मिले? इंडियन सिटीजन को मिले। बट ये सारे राइट ना अगेंस्ट स्टेट मिले हैं, अगेंस्ट स्टेट मिले। अब स्टेट क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, बस यहाँ समझो। अभी स्टेट मतलब समझ लो सरकार। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमें किसी मतलब इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिले हैं। क्या ये सारे राइट हमें किसी सामने वाले दूसरे इंसान के अगेंस्ट में मिला है? नहीं मिला है। ये बात अच्छे से समझ लेना। लोग समझते हैं फंडामेंटल राइट्स हमको किसी दूसरे इंसान के अगेंस्ट में मिला है, ऐसा नहीं है। ये सारे राइट्स तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट यानी इन शॉर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिला है। अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में, बस अभी इतना समझो। तुम्हारे राइट्स किसके अगेंस्ट में हैं? सरकार के अगेंस्ट में, यानी तुम सरकार से इक्वालिटी मांग कर सकते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो तुम्हें शायद नहीं समझ में आ रहा हो, 2 मिनट रुको, उसके बाद तुमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके यहाँ पर फिर अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, एक बार बस इसको पढ़ना भाई, और मैं क्या ही बोलूँगा। ये सारे छोटे मोटे अमेंडमेंट्स एग्जाम में कभी आ भी जाते हैं, नहीं भी आ जाते हैं। ठीक है, अब चलो आते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने बोला कि ये सारे राइट किसके अगेंस्ट में मिले हैं? हमें स्टेट के अगेंस्ट में। अब स्टेट क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है। तो देखो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट। स्टेट मतलब क्या? अब यहाँ क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं वो बात की बात है, मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली रे, स्टेट असेंबली। ठीक है, समझ में आया? अरे विधानसभा, विधान परिषद जो स्टेट में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज जो कि किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, और विद इन इंडिया। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आया यहाँ क्या है। ये सारे माने जाएंगे स्टेट। इन शॉर्ट देखा जाए तो ये सारे सरकार ही हैं, तो उनको हम लोग स्टेट मानते हैं। आर्टिकल 12 ये बोलता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देखो और भी कुछ बातें, यहाँ मैंने उतने सारे चीज़ बताए। सारी सरकारें तो माने जाते हैं स्टेट, उसके अलावा कुछ और भी स्टेट्स माने जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट कंपनी स्टेट माना जाएगा? तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या गवर्नमेंट कंपनी स्टेट माना जाएगा? देखो एक केस हुआ, केस लॉ तुम्हें अभी याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा समझ लो एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड उस केस में डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी स्टेट माना जाएगा अगर वो 4 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देता है। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आया कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, सारे कोई माना जाएगा, जितने भी लोकल अथॉरिटी सबको हम लोग स्टेट मानेंगे। बट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी समझो, क्या वो भी स्टेट माना जाएगा? तो कोर्ट ने बोला कि हम नीचे 4 कंडीशन दे रहे हैं, इस 4 कंडीशन में से कोई भी एक, चारों फुलफिल नहीं करना है, कोई भी 4 में से एक कंडीशन अगर गवर्नमेंट कंपनी फॉल कर जाती है उस कंडीशन में, तो हम लोग उसको भी स्टेट मानेंगे। अब ये 4 कंडीशन कौन कौन सा है? पहला, मोनोपोली। मान लो सरकार का वो कंपनी, गवर्नमेंट का वो कंपनी मोनोपोली एक्सरसाइज कर रहा है, यानी उसके अलावा और कोई है ही नहीं। जैसे कि रेलवे, क्या रेलवे इंडियन गवर्नमेंट का है एंड मोनोपोली? हाँ भाई, और किसी का, और थोड़ी किसी का रेलवे है। तो क्या रेलवे को भी हम लोग मानेंगे, क्या बोलते हैं, मानेंगे हम लोग स्टेट? हाँ, उसको भी हम लोग स्टेट मानेंगे। दूसरा, होली ओन्ड। होली ओन्ड क्या हुआ? मान लो कोई कंपनी है जिसका 100% सरकार ही होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, तो भाई वो एक तरह से तो गवर्नमेंट का ही सारा काम करेगा, तो उसको भी हम लोग स्टेट मानेंगे। तीसरा,
उसको बोलते हैं डीप इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? डीप इन्फ्लुएंस। मान लो कोई एक कंपनी है जिसमें सरकार एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है, जैसे कि एलआईसी। पहले एलआईसी में पूरा 100% किसका कंट्रोल था? सरकार का। बट उसके बाद उन्होंने कुछ शेयर्स इशू कर दिए, तो अब जो है डीप इन्फ्लुएंस अभी भी, लेकिन एलआईसी का किसके, एलआईसी के ऊपर किसका है? सरकार का ही है। तो क्या एलआईसी भी माना जाएगा स्टेट? हाँ, वो भी स्टेट माना जाएगा। एंड फोर्थ वन इज मोनोपोली होली ऑन। फोर्थ वन, मान लो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट था एंड उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एज ए कंपनी में। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। पैन कार्ड तुम्हारा बना होगा। पैन कार्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट हुआ करता था, बट लेटर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंपनी यूटीआई नाम से कोई कंपनी है, यूआईटी ऐसा कंपनी का नाम एग्जैक्ट नहीं मेरे को पता, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया उस कंपनी में। यानी वो कंपनी बना दिया कि आपसे तुम बनाओगे पैन कार्ड, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये काम नहीं करेगा। तो क्या वो कंपनी माना जाएगा? ऑब्वियस सा बात है भाई, सरकार का काम के लिए वो कंपनी बना है, तो उसको भी हम लोग स्टेट मानेंगे। यानी एक कंपनी अगर उसका मोनोपोली है और वो सरकारी कंपनी है तो भैया वो स्टेट माना जाएगा। एक कंपनी है जिसमें 100% शेयर कौन होल्ड कर रहे हैं? गवर्नमेंट, तो वो भी माना जाएगा स्टेट। एक कंपनी है जिसके अंडर सरकार एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता हो तो वो भी स्टेट माना जाएगा। एंड एक कंपनी जिसके अंडर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर किया है अपना डिपार्टमेंट, तो वो भी स्टेट माना जाएगा। एंड यहाँ पे यही डिफिनेशन है पूरे स्टेट का। आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? नोट्स पे आ जाते हैं। अब जो है करना है हमें सिर्फ नोट्स से, चलो स्पीड में अब नोट्स से करवाऊँगा। अब और कुछ नहीं है उसमें उतना खास, ठीक है। आर्टिकल 12 स्टेट मैंने वहाँ डिफाइन कर दिया। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कुछ प्री लॉज होंगे और कुछ फ्यूचर में भी लॉ बनेंगे। वो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा कोई लॉ नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट ही छीन ले। ऐसा लॉ तुम नहीं बना सकते। अगर वो बना रहे हो तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, यानी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बस आर्टिकल 13 इतना ही बोलता है। अब आ जाते हैं हमें फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं, एंड इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लिख कर ले लो। सबसे पहले आर्टिकल 14 से 18 इक्वालिटी। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या हुआ? देखो, जब तक कोर्ट में क्राइम सिद्ध ना हो तब तक तुमसे कोई अमीर इंसान है, कोई गरीब इंसान है, सब इक्वल माने जाएंगे आई ऑफ लॉ। लॉ के हिसाब से सारे लोग इक्वल होंगे। इंग्लिश लॉ में यही लाइन लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद अमेरिकन लाइन में एक वर्ड लिखा गया है, ये जो नीचे वाला लाइन है ना, वो अमेरिका में लिखा गया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? देखो, मैंने बोला कि सरकार कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो किसी एक को फेवर करेगा। सरकार को हमेशा ऐसा लॉ बनाना होगा जो इक्वालिटी प्रमोट करे। बट तुमने सुना होगा कि रिजर्वेशंस दिए जाते हैं वुमेन्स को, ST SCs को। तो क्वेश्चन ये आता है कि सरकार रिजर्वेशन दे कैसे रहा है अगर सरकार कोई लॉ बना ही नहीं सकता जो इक्वालिटी को प्रमोट ना करे? तो यहीं पर दूसरा लाइन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी सरकार ने बोला कि भाई हम लॉ इक्वालिटी रखेंगे लॉ से पहले, बट हम उसी लॉ में कुछ एग्जम्पशन दे सकते हैं। यानी कुछ लोगों के लिए एक अलग से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एंड उनको कोई चीज़ से एग्जम्प्ट कर सकते हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं या उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं ताकि उनका बेनिफिट हो सके, बैकवर्ड क्लासेस को अपवर्ड कर सके। तो ये मोटिव के लिए वो अलग से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसमें से, जैसे वो लोग करते आए रिजर्वेशन के नाम पर, तो वो कर सकते हैं। बट उसके अलावा बाकी सबको क्या है होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, ठीक है। उसके आर्टिकल 15 बोलता है कि स्टेट्स कौन हो गए? सारे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितने मैंने बोले वो सारे स्टेट्स हो गए। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। क्या सरकार ऐसा बोल सकता है कि रेलवे से सिर्फ ट्रैवल करेंगे गोरे लोग? नहीं बोल सकता। सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 वो क्या बोलता है?
सब आर्टिकल 2 वो क्या बोलता है, सिटीजन जो है कोई भी प्लेस, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता है। सरकार ने मान लो कोई पार्क बनाया है, क्या वहाँ पार्क में जाने से किसी एक पार्टिकुलर धर्म को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता भाई, सरकार कर ही नहीं सकता, सरकार के पास राइट नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है सारे के अगेंस्ट में राइट इक्वालिटी है। अगर सरकार किसी को रोक देता है ना तो वो सीधा केस करेगा सरकार पे। उसके बाद स्पेशल प्रोविज़न सरकार बना सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, ये तो मैंने अभी भी बताया और बनाते भी हैं सरकार। हर जॉब में भी जो वुमेन और चिल्ड्रन को नहीं, वुमेन एंड एस टी एस सी को कुछ ना कुछ थोड़े से वो मिलते हैं, राहत तो मिलते हैं भाई। उसके एस टी एस सी के लिए भी प्रोविज़न बनाया जा सकता है, ओ बी सी के लिए भी बनाया जा सकता है, और ई डब्ल्यू एस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी प्रोविज़न सरकार बना सकता है। अगर इसके खिलाफ के स्टेट में केस जा सकता है? नहीं जा सकता भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है। माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन दे सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, लेकिन अप टू 10% ही, 10% तक बोला जा सकता है कि यहाँ पर एस टी एस सी का एडमिशन लेना है। ठीक है। आर्टिकल 16, देखो मैंने एक एक वर्ड में सब लिखा है भाई, एक बार नोट्स रीडिंग मार लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके मॉड्यूल बस पढ़ लेना। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल राइट ऑफ सिटीजन इन गवर्नमेंट जॉब। आर्टिकल 16 बोलता है कि जब गवर्नमेंट जॉब होगा, जब गवर्नमेंट अपनी जॉब के लिए वैकेंसी हायर करेगी, वहाँ इक्वल सबको राइट मिलना चाहिए। सरकार ये नहीं बोल सकती कि इस जॉब में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही करेंगे, कोई सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन ये सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा सरकार नहीं बोल सकता। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जॉब के बेसिस पे। ठीक है। अपॉइंटमेंट जो होगा एम्प्लॉय का वो हो सकता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सरकार क्वालिफिकेशन दे सकती है कि हाँ भाई ये क्वालिफिकेशन चाहिए इस जॉब के लिए, बट सरकार ये नहीं बोल सकती है कि भाई ये क्वालिफिकेशन सिर्फ हिंदू में होगा तो ही हम सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं बोल सकती सरकार। रिजर्वेशन शैल बी गिवन टू ओबीसी, यहाँ भी सेम बात, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल सकता है, एस टी एस सी को रिजर्वेशन मिल सकता है। ठीक है। और एक बात यहाँ 16 वाला जो 4B है वो समझना, अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ रिजर्वेशन ग्रुप कैन बी यूज्ड इन सक्सीडिंग ईयर। मान लो सरकार ने बोला कि हम लोग 100 लोग को हायर करना चाहते हैं, 100 लोगों का वैकेंसी हायर किया, बट दिक्कत क्या हुआ यहाँ पर, 100 में से सरकार ने बोला कि 10 एस टी एस सीज होंगे, बट लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया, मतलब एस टी एस सी ने 5 ही अप्लाई किया, 5 जगह एस टी एस सी का अभी भी खाली है, तो क्या वो जनरल को दे देंगे? द आंसर इज नो। जो एस टी एस सीज के लिए रिजर्व हो गया वो उन्हीं का ही है। नेक्स्ट ईयर में ना 10 की जगह वो 15 करेंगे, 10 उस साल का और 5 इस साल का बचा हुआ है, तो 15 एस टी एस सीज को अपॉइंट किया जाएगा, वो जनरल को नहीं दिया जाएगा। बस ये बात समझो, यही 4B बोल रहा है। कोई रिलीजियस अफेयर्स जो है प्रमोट नहीं करेगा गवर्नमेंट बॉडीज़ में, स्कूल में, यानी सरकारी स्कूल में कोई तुम एक पार्टिकुलर धर्म नहीं पढ़ा सकते। जैसे कि मुस्लिम लोग का मदरसा होता है शायद, वो लोग वहाँ पर कुरान पढ़ाते हैं, एंड हिंदू लोग भी कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पे भागवत गीता पढ़ाया जाता है, तो वो सब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो सकता। गवर्नमेंट इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट ये मान के चल रहा है वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो गवर्नमेंट सिंपली बोल रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस अफेयर्स जो है हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। उसका रिजर्वेशन गवर्नमेंट देगा EWS को भी 10%। ठीक है। आर्टिकल 17 ये बहुत सिंपल है, वो बोलता है अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड है। अनटचेबिलिटी बोले तो छुआछूत, लोग पहले ज़माने में क्या करते थे, जो बहुत छोटे कास्ट के होते थे ST SC, उनको छूते तक नहीं थे, उनको अछूत मानते थे, तो वो अब नहीं है, वो एबॉलिश हो चुका है, इसको लॉ के द्वारा पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये क्या बोलता है कि पहले ना टाइटल्स दिया जाते थे, जैसे कि राज बहादुर, नाइट्स, राय साहब, मतलब कुछ बड़े लोगों को टाइटल दे दिया जाता था, राज बहादुर, ठीक है, राय साहब, जिनका टाइटल सुनकर ही लगता था कि ये बड़ा आदमी है। तो सरकार आर्टिकल 18 आया, आर्टिकल 18 ने बोला कि ऐसा कोई टाइटल अब सरकार किसी को नहीं देगा। अगर सरकार ऐसा टाइटल देता है तो वो इक्वालिटी प्रमोट नहीं कर रहा, तो ऐसा टाइटल वो दे ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ, मिलिट्री टाइटल दे सकता है। ठीक है। और नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, और इंडिया का कोई सिटीजन फॉरेन स्टेट से भी ऐसा कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। और कोई सिटीजन इंडिया का ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकता या टाइटल भी होल्ड नहीं कर सकता बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से। फॉरेन से मान लो कोई टाइटल मिल रहा है और होल्ड करना चाहता है तो भाई प्रेसिडेंट का कंसेंट ले ले, अगर नहीं लेगा तो नहीं होल्ड कर पाएगा। ठीक है। आर्टिकल अब 19 से पहला आर्टिकल राइट तुमने खत्म कर लिया इक्वालिटी का, बस एक बार रीडिंग मारना, एक लाइन का तो है भाई, नोट्स मैं नीचे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब फ्रीडम का राइट तुम्हें मिला है,
छह फ्रीडम का राइट तुम्हें मिला है, आर्टिकल 19 ने दिया है। क्या क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम बोल सकते हो, ठीक है। असेंबल विदाउट आर्म्स, क्या तुम ग्रुप बनाकर पिकनिक जा सकते हो? भाई सब जाते हैं, बट गन लेकर तुम पिकनिक नहीं जा सकते भाई। एसोसिएशन, क्या तुम एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो? क्या फैक्ट्री में वर्कर एसोसिएशन फॉर्म करते हैं? हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उन्हें राइट। मूव फ्रीली विदाउट विद इन द टेरिटरी, मैं अभी चाहूँ हिमाचल घूमने का, मैं चाहूँ दार्जिलिंग घूमने का, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं चाह रहा हूँ ऊटी घूमने का, क्या मैं जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ? बिल्कुल भाई, कौन रोक रहा है? मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को राइट दिया हुआ। रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, मेरे को मन कर रहा है कि अब मैं जो है शिमला में बस जाऊँ, ठीक है, अब मैं शिमला में ही जाके बस जाऊँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? मेरा मन कर रहा है कि मैं अब कोई गोवा में जाके बस जाऊँ, तो क्या मैं बस सकता हूँ? मैं इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकता हूँ, मेरे पास राइट। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस, मैं चाहूँ, मैं मेरा मन था मैं सीए करना चाहता हूँ, सीएस करना चाहता हूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। अगर राइट नहीं रहता तो सरकार बोलता कि सारे लोग आर्मी में जाएंगे, तो क्या मेरे को भी आर्मी में जाना पड़ता? हाँ, बट क्योंकि मेरे के पास फ्रीडम है तो मैं अपने मन का प्रोफेशन कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये सारे राइट्स ना एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन इन पे भी लगाया जा सकता है। एब्सोल्यूट मतलब मिलना ही मिलना ये राइट है, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। सरकार चाहे तो इस राइट को छीन सकता है, बट कब कब वो देखो। इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, मान लो तुम्हारे देश के लिए, देश के हित के लिए, देश के इंटीग्रिटी के लिए, तो एकता के लिए, क्या ये राइट तुमसे छीना जा सकता है? हाँ, छीना जा सकता है, बट थोड़े टाइम के लिए, जब तक देश के लिए, देश के हित के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी रीजन से, कोई देश के साथ अच्छे रिलेशन बनाना हो उसके लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मान लो तुम लोग बहुत सारे ग्रुप बनाकर जा रहे हो, क्या तुम जा सकते हो? हाँ, मैंने बोला सब जाते भी हैं, एंड उस कारण से पूरा पब्लिक, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, तो क्या सरकार तुमको हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है, क्यों नहीं हटाएगा भाई? पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हटा सकता है, ठीक है। डिफेमेशन के टाइम पे और उसके अलावा और भी छोटे मोटे ऑफेंस में जो सरकार को फिट लगे, तो उस सिचुएशन में जो है सरकार तुम्हें हटा सकता है। फिर आर्टिकल 21 तुमको राइट देता है कि हर एक पर्सन के पास फंडामेंटल राइट है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, यानी तुम्हें जिंदा रहने का हक है भाई, तुमसे तुम्हारा जिंदा होने का हक कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। फिर आर्टिकल 22A बोलता है राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी है कि उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट है उनका एजुकेशन का। फिर आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, पुलिस तुमको आके पकड़ ले तो तुम्हारे पास कुछ राइट्स होने चाहिए, वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें दिए। क्या क्या? नो द ग्राउंड, कोई भी पुलिस तुमको आके पकड़े ना, तुम डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो मेरा जुर्म क्या है, मैंने क्या क्राइम किया है कि आप मेरे को पकड़ रहे हैं, डायरेक्टली तुम पूछ सकते हो, और उसको ग्राउंड बताना होगा, अगर नहीं बताएगा तो वो नहीं पकड़ सकता। राइट टू अपॉइंट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान लो उसने ग्राउंड बता दिया, तुम्हारे पास हक है कि तुम बोलो ठीक है आप मेरे को जेल लेके चलिए, बट मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ, मैं अपने एक लॉयर को हायर करना चाहता हूँ। क्या पुलिस बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं करने दूंगा? करना उसको, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है तुम्हें। शैल बी टेकन मजिस्ट्रेट विद इन, और उसके बाद जब भी तुमको अगर कोई जेल हो, भाई ऐसा हो नहीं, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा दिल पे मत ले लेना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर तुमको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 23 क्या बोलता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर प्रोहिबिटेड, यहाँ ट्रैफिक लिख दिया है भाई, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, सही कर लेना, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोले तो इंसानों की तस्करी करना, इंसान बेचना, ये भाई प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी 25 बोलता है कि हम कोई भी फ्रीडम, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। क्या मैं चेंज होना चाहूँगा क्रिश्चियनिटी में, जैन में, तो क्या मैं हो सकता हूँ? आराम से, कौन रोक रहा है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है हमको। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, क्या मैं चाहूँ तो कोई मंदिर मैनेज कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। फ्रीडम एज टू पे ऑफ टैक्सेस, ये पॉइंट ध्यान रखना, सरकार को टैक्स जाता है, सरकार उस टैक्स के पैसे से किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि राम मंदिर तब कैसे बन गया? वो तो सरकार ने बनाया। तो एक बात ध्यान रखना, ये भी मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, गूगल जाके करो, राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बना है, राम मंदिर बना है
ट्रस्ट के पैसे पे, ट्रस्ट में पूरे देश भर से ट्रस्ट में पैसा आया एंड उससे राम मंदिर बनाया। सरकार ने कुछ नहीं बनाया राम मंदिर, ठीक है, ये जाके तुम गूगल पर सर्च करो, सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके क्या मैं रिलीजियस वर्शिप कर सकता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? अब यहाँ पे एक और डाउट आना चाहिए तुम्हारा। मैंने बोला पीछे, अभी मैंने इससे पहले तुम्हें समझाया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल वगैरह में तुम कोई भी रिलीजियस प्रमोट नहीं कर सकते, इस्लाम का कुरान, हिंदू का भागवत गीता प्रमोट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर सेक्शन आर्टिकल 28 मेरे को पावर दे रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी मैं रिलीजियस वर्शिप कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर पावर जो मिला है ना वो प्राइवेट के लिए मिला है। मान लो मैंने एक स्कूल खोला हिंदू के नाम से एंड मैंने बोला कि मैं सिर्फ यहाँ हिंदू को एडमिशन दूंगा, क्या ये मैं कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि आर्टिकल जो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो अगेंस्ट स्टेट मिले हैं, अगेंस्ट दी वर्ल्ड नहीं मिला है। यानी अगर सरकार को स्कूल खोल के बोले कि ये सिर्फ हिंदू का स्कूल है तो फिर तुम केस कर सकते हो कि तुम्हारा आर्टिकल का राइट छीना गया है, सरकार ने इक्वालिटी यहाँ नहीं किया है। बट अगर मैं एक प्राइवेट स्कूल खोल रहा हूँ एंड मैं चाहूँ सिर्फ हिंदू को एडमिशन दूँ तो ये मैं कर सकता हूँ, मेरे को कोई केस नहीं कर सकता, मैंने किसी का फंडामेंटल राइट नहीं छीना क्योंकि मैं स्टेट नहीं हूँ, समझे? तो प्राइवेट में लोग खोलते हुए मुस्लिम लोग का मेनली तुमको दिखेगा मदरसा टाइप में, तो वहाँ पे कुरान का वो होता है, तो वहाँ वो हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 32 फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या हुआ? तुम्हारे पास राइट है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 तुमको राइट दिया है, तुम हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 26 के अंदर और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। ये तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अब तुम जा सकते हो, मानते हैं, तो भाई अब तुम जाओगे कैसे कैसे? मतलब रिट्स मतलब क्या होता है? रिट्स मतलब होता है कि तुम कोर्ट में जाकर फाइल कर रहे हो केस, बट कब कब कर सकते हो? सबसे पहला होता है हैबेस कॉर्पस, जब एक पर्सन अरेस्ट हुआ है विदाउट उसको नोइंग ग्राउंड। मैंने ऊपर तुम्हें बताया कि अगर कोई पुलिस किसी को पकड़ने आ रहा है वो हक से पूछ सकता है कि मेरा क्राइम क्या, पहले ये बताइए। अगर कोई नहीं बता रहा है कि मेरा क्राइम क्या है तो उस सिचुएशन में सिंपल सा बात है, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट फाइल कर सकता है, यानी केस फाइल कर सकता है और बोल सकता है हैबेस कॉर्पस के अंदर कि इसने मेरे को ग्राउंड नहीं बताया, ये मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकता। और एक और होमवर्क तुम्हें, अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़ा रिपोर्टर है, रिपोर्टर नहीं एंकर बोल सकते हो, न्यूज़ में भी पूछता है, भारत साहब उन्हीं का था, गूगल पे जाके नाम सर्च करना, उनको भी इसी तरह पकड़ा गया था, ग्राउंड नहीं बताया गया था, उन्होंने हैबेस कॉर्पस फाइल किया था। ये रियल लाइफ में, बस गूगल पे जाकर देखना। 3 होमवर्क मैंने दिया है, आराम से प्रैक्टिकल नॉलेज लो भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर मैंडेमस, ये क्या होता है? मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक वर्क करता है एंड वो नहीं कर रहा है काम, तो क्या मैं, मान लो कोई सरकारी काम है आधार कार्ड बनाने वाला एंड वो काम ही नहीं कर रहा, मैं आधार कार्ड बनवाने जा रहा हूँ, वो काम ही नहीं कर रहा, तो क्या मैं डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस फाइल कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ, उसी को मैंडेमस बोलते हैं। मैं डायरेक्टली जाके बोल सकता हूँ कि देखिए आपका ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट ऑफिस काम नहीं कर रहा, ठीक है, इसको बोलिए काम करने, तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगा कि ये काम कर। या हो सकता है गवर्नमेंट अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो मैं डायरेक्टली जाके बोलूँगा कि ये काम उसको रोकने को बोलिए, तो वो भी कोर्ट बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर दे सकता है टू डू वर्क, ठीक है। ये दोनों बहुत कनेक्टेड सेक्शन है। ये दोनों पढ़ाने से पहले एक बात मैं ये समझाना चाहूँगा, को वारंटो, ठीक है, प्रोहिबिशन और सर्टियोरी बताने से पहले को वारंटो समझ लो। ये क्या होता है? मान लो कोई घूस देकर किसी सरकारी जॉब में इंटर हो गया एंड मैं एलिजिबल था, सब लेट सपोज एक चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो चाहिए था किसी कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में, एंड मैं एलिजिबल था, मैंने इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दिया, टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया, बट ना किसी दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट, वो चार्टेड अकाउंटेंट है भी नहीं बट नकली डिग्री लेकर उसको घूस देकर चार्टेड अकाउंटेंट बना दिया गया है, तो क्या मैं डायरेक्टली कोर्ट में केस कर सकता हूँ? मैं डायरेक्टली कोर्ट में केस कर सकता हूँ और कोर्ट को बोल सकता हूँ कि उससे उसका अथॉरिटी पूछिए, उससे उसका एलिजिबिलिटी पूछिए कि क्या वो जो ऑफिस होल्ड कर रहा है उसके लायक भी है, क्योंकि मैं लायक हूँ और मेरे जगह वो कंपनी का चार्टेड अकाउंटेंट है, उससे पूछिए क्या वो लायक है। तो
सरकार, तो ये कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, उससे उसका अथॉरिटी पूछ सकता है। और अगर वहाँ पर प्रूव हो गया कि वो लायक नहीं है, घूस देकर आया, तो उसको हटाया जाएगा, मेरे को जॉब मिलेगा, बस सिंपल सा बात है। अब बात करते हैं ये दो को, प्रोहिबिशन। इसको एग्जाम्पल से समझो। तुम्हें पता होगा हमारे देश में लोअर कोर्ट्स भी होते हैं, छोटे मोटे कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के अंडर जो होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ठीक है। तो लोअर कोर्ट्स, मान लो कोई ऐसा ड्यूरिंग डिसीजन, यानी अभी डिसीजन दिया नहीं है, अभी डिसीजन देने वाला है, डिसीजन देने के टाइम पे ही, ड्यूरिंग डिसीजन, अगर उसने अपनी जूरिडिक्शन से, यानी अपने पावर से बाहर जाकर काम किया, ओ पावर से बाहर जाकर काम किया, पावर से बाहर जाकर काम किया, तो क्या मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ और उसको बोल सकता हूँ कि उस लोअर कोर्ट को रोकिए डिसीजन देने से, क्योंकि उसने अपने पावर से बाहर जाकर काम किया? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन। सर्टियोरी भी एकदम सेम है। मान लो लोअर कोर्ट ने डिसीजन ऑलरेडी दे दिया, ऑलरेडी डिसीजन गिवन, यानी उसमें डिसीजन दिया नहीं था, उसमें ड्यूरिंग प्रोसेस जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्टियोरी में डिसीजन ऑलरेडी दे दिया है और वो पावर से बाहर जाकर ही दिया है, एक्सेस, पावर एक्सेस, यानी पावर से बाहर जाकर ही डिसीजन दिया है। उस सिचुएशन में भी मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि इसने ये डिसीजन कैसे दिया, इसके पावर में ही नहीं था। तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को क्वेश कर देगा, यानी कैंसिल कर देगा। आई होप कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या क्या रेट के टाइप्स मिले, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक मैंने लाइन लिखा है, प्रोहिबिशन अर्ली स्टेज पे होता है और सर्टियोरी जो है लेटर स्टेज पे होता है। डिसीजन जब चल रहा है, जब केस चल रहा है, उस समय अगर तुम केस करते हो तो वो प्रोहिबिशन हो गया, और अगर डिसीजन मिलने के बाद करते हो तो वो सर्टियोरी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये एक गाइडलाइंस होता है, यानी स्टेट लॉ बना रहे हैं तो स्टेट लॉ बनाने टाइम उनको कुछ गाइडलाइंस मिलता है कि देखो लॉ बनाना है तो ऐसे ऐसे से बनाना होगा। बस नॉर्मल ये गाइडलाइंस है जो सजेस्ट करते हैं, और ये बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ सजेस्ट करते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करना सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ सजेशन है, ठीक है। फॉलो करे या ना करे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। कोई केस नहीं कर सकता इसके लिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, जैसे कि यूसीसी पे लॉ जो बना है, ठीक है। अब पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स मैंने पहले बता दिया था तुम्हें। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51 के अंदर है। अरे एक सिंपल सा बात है, तुम्हें इतने राइट्स मिले तो तुम्हारे कुछ ड्यूटीज़ भी तो होंगे, ऑब्वियस सा बात है भाई। खाली राइट्स लोगे, ड्यूटीज़ कुछ काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। एंड पार्ट 4 DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यही जो मैंने बोला, ठीक है। देखो कितने अच्छे वे में मैंने समझाया। अब तुम्हारे मॉड्यूल में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए हुए हैं कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट साफ रखना चाहिए, उसके बाद फिर इंटीग्रिटी इंडिया का प्रमोट करना चाहिए, तो ये सब दिए हुए हैं। तुम मॉड्यूल से एक बार रीडिंग मार लेना, एक बार पढ़ लेना, याद करने का ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 का, सिटीजनशिप का। किसको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा, कौन इंडिया का सिटीजन कहलाएगा? आर्टिकल 5 बोलता है हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इंडिया में बॉर्न हुआ हो तो ऑब्वियस सा बात है, जन्म से ही इंडियन सिटीजन हो गया, ठीक है। और है यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखना, और है आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया, या फिर जिसके पेरेंट्स बॉर्न हुए थे इंडिया में, ठीक है, या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। ये उस टाइम का बात है, यानी इंडिया में उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उस समय पिछले 5 साल पहले कोई इंडिया में आके रह रहा है तो उसको भी हम लोग इंडियन सिटीजन मानेंगे। ये उस टाइम का बात है, ठीक है, ये उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके सिटीजन को अरिस्टोटल ने भी डिफाइन किया था, ये उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं आएगा। अब आ जाते हैं प्रेसिडेंट पे। देखो, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। एंड पार्लियामेंट में एक और इंसान होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है? तो आर्टिकल 53 में डिफाइन है कि वो एडमिनिस्टर कर सकता है, मिलिट्री पावर प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है, लेजिस्लेटिव पावर भी, यानी प्रेसिडेंट लॉ भी बना सकता है, वो कैसे बनाएगा वो आगे मैं बताऊंगा भी, और जुडिशियल पावर भी है। यानी तुमने बहुत केस में सुना होगा कि
कुछ लोगों ने, क्रिमिनल ने प्रेसिडेंट को अप्लाई किया था कि हमें हमारे केस को कम कर दीजिए, हमारी सज़ा को माफ़ कर दीजिए। तो ये काम भी प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। अब आता है ऑर्डिनेंस। मैंने यहाँ बोला कि लेजिस्लेटिव पावर भी है प्रेसिडेंट के पास, यानी प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है, बट कैसे? तो देखो, मान लो मैंने बोला लॉ कैसे बनता है, लोकसभा राज्यसभा में मीटिंग होता है। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड पे लॉ बना था, वक्फ बोर्ड बिल पे, ठीक है। तो उसमें लॉ कैसे बना था, अगर तुमने इंस्टाग्राम न्यूज़ रील वगैरह देखा होगा, तो लॉ कैसे बना था उसमें? तो सिंपली उसमें क्या किया गया था, बातचीत हुआ था एंड फिर बिल पास किया गया था लोकसभा राज्यसभा में। तो मान लो वो लोकसभा राज्यसभा हमेशा दिल्ली में ही रहेगा क्या? नहीं भाई, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग से चुने हुए आते हैं, तो वो हमेशा दिल्ली में तो नहीं होंगे। तो वो मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है एंड कुछ इमरजेंसी आ गया जिस पे अभी लॉ बनाना है, तो उस समय प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है अर्जेंसी के टाइम पे, ठीक है। एंड जब लोकसभा राज्यसभा वापस आएगा तो ये जो लॉ प्रेसिडेंट ने बनाया उसको पास करवाना होगा 6 वीक के अंदर अंदर उस लोकसभा राज्यसभा से, नहीं तो फिर वो लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ पे नॉर्मल मैंने कुछ चीज़ लिखे हैं कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं, ठीक है, और लोकसभा कितने मेंबर्स होते हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं, तो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट इलेक्टेड कैसे होते हैं? मैंने बोला कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, बट कैसे होते हैं? तो देखो, दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के हाउस होते हैं ना, वो इलेक्ट करते हैं एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, सारे वो लोग वोटिंग करते हैं, उसमें से जो जीत गया तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब जैसे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, पार्लियामेंट, उसी तरह हर तो स्टेट में भी विधानसभा होगा, स्टेट में भी तो लॉ बनाना होगा, तो डिस्कशन कहीं तो होगा, तो विधानसभा में होगा, जहाँ एमएलएज बैठ के डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 500 रहता है, मिनिमम 60 रहता है। और स्टेट के पास, कुछ स्टेट के पास विधान परिषद भी है जिसमें मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 जो है विधानसभा के लोग बैठते हैं। और ये विधानसभा परिषद जो है ना, वो सारे स्टेट में नहीं है, एपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी में है विधान परिषद, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नर। जैसे पूरे देश का सबसे पावरफुल इंसान होता है प्रेसिडेंट, उसी तरह हर एक स्टेट का सबसे पावरफुल इंसान होता है गवर्नर, जिसका सेम काम है प्रेसिडेंट जैसा। उसका भी देखो पावर्स यही सब है एंड वो भी ऑर्डिनेंस बना सकता है स्टेट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जुडिशरी। जुडिशरी बोले तो कोर्ट्स। सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट एंड देन फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक सिविल कोर्ट होते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट नॉर्मल सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन सब चीज़ के लिए डील करता है एंड क्रिमिनल कोर्ट्स भाई मर्डर, क्राइम, थेफ्ट, ये सब के बारे में डील करता है। अब कुछ यहाँ मैजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है जो कि क्रिमिनल पे ध्यान नहीं देते, उनका पावर लिमिटेड रहता है कुछ केसेस के लिए, ठीक है। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेनली जो है फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड 2 क्लास होते हैं एंड ये सब। उसके फिर एक मेट्रोपॉलिटन में भी होते हैं। मेट्रोपॉलिटन मतलब बड़े शहर जहाँ पे मेट्रोज चलते हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर। तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े शहर हैं तो क्राइम भी ज़्यादा होते हैं उन्हें, तो वहाँ एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ठीक है। अब बड़े शहर में सेशन कोर्ट्स भी बनाए जाते हैं जैसे अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, बस कुछ नहीं और इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। उसके अलावा कुछ स्पेशल ट्राइब्यूनल्स मतलब कुछ सिविल लॉ डील करने के लिए भी कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल है एनसीएलटी। कंपनी के रिलेटेड जो भी केस जाएगा सबसे पहले एनसीएलटी में ही जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर था बट आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। ये नोट से कर लेना, एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। एंड एक बात, मैंने एक नया इंस्टाग्राम बनाया है, CACS लॉ इनसाइट, ठीक है। नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा इंस्टाग्राम का, जाके वहाँ से फॉलो कर लो। छोटे मोटे जो न्यूज़ होंगे एंड कुछ रील्स वगैरह ऑलरेडी 2-3 पोस्ट मैंने अपलोड किया है, तो वहाँ पर तुम देख सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो जाकर वहाँ फॉलो कर लो। ये नोट्स टेलीग्राम पे अभी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और हाँ, एक चीज़ और, कमेंट में मैंने देखा बहुत लोगों ने बोला कि बिजनेस इन्वायरमेंट करवा दीजिए। तो देखो 3 चैप्टर्स है आई थिंक सो, तो देखता हूँ अगर टाइम मैं शेड्यूल करता हूँ तो एक ही वीडियो में मैं 2 या 3 चैप्टर एक बार में ही निपटा दूंगा, ठीक है। तुम्हारा भी बेनिफिट हो जाएगा। एंड एक बात और, एक और इम्पॉर्टेंट बात तो बोलना ही भूल गया। एक बार ये पढ़ लेना,
कहाँ गया भाई। और कोई भी डाउट होगा तो नीचे पूछ लेना, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक मिनट, फंडामेंटल, ये फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेना, 11 दिए हुए हैं, कुछ है नहीं है इतना खास, बस एक बार याद रखना बस। गवर्नर, जुडिशरी, हाई कोर्ट, रिट, हेबस कॉर्पस। ये देखो कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट बड़े अमेंडमेंट्स हैं ना, वो सारे यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखे हैं, एंड उनके नाम पे इन्होंने इतना सारा मेंशन कर दिया। बस एक बार रीडिंग मार लेना, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। कोई डाउट होगा, कोई अमेंडमेंट समझ नहीं आएगा तो कमेंट में कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम का नीचे लिंक लगा रहा हूँ, वहाँ पर से जाकर फॉलो कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहो।